नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो अपने जो सीरीज थी एमसीक्यूज वाली फिजिक्स को लेकर, वो अपन उसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि 3-4 दिन का गैप हो गया था, कुछ वॉइस इश्यू वगैरह कुछ प्रॉब्लम के कारण, लेकिन अब उसको ठीक कर दिया गया है। अब से क्लास डेली रेगुलर होगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप फोकस कीजिए और सारे न्यूमेरिकल एक से बढ़कर एक है, तो बहुत कुछ हेल्प करेंगे आपको। मतलब मोस्टली सारे टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। देखो सवाल क्या कह रहा है। 2 किग्रा 2 केजी द्रव्यमान के 5 कण व 0.1 मीटर त्रिज्या, ठीक है, एवं नगण्य द्रव्यमान की एक चकती है। क्या है? नगण्य द्रव्यमान की एक चकती। नगण्य द्रव्यमान की एक वर्तीय चकती की परिधि से जुड़े हैं। मतलब एक चकती है, उसकी चकती के 1 2 3 4 5 द्रव्यमान जुड़े हुए हैं। अब ये बोल रहा है कि इसके तल के लंबवत एवं केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परिध इस निकाय का जड़त्व आगुण क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है भाई कि ये चकती है, ठीक है। ये क्या है? उस चकती में आप देखोगे, चकती में आप देखोगे तो एक द्रव्यमान यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ है, और इसे करके कुछ 5 द्रव्यमान है, ठीक है। और ये क्या? चकती का केंद्र। ये कह रहा है इसके तल के लंबवत, ये चकती है, ये चकती मान लिया, तो इसके तल के लंबवत एवं केंद्र से गुजरने वाली ये अक्ष, ये पेन वाली अक्ष, ठीक है। ये परित आपको क्या निकालना है? जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो अपने को पता है इस पूरे निकाय का अगर जड़त्व आघूर्ण देखोगे तो उसमें चक्ति भी शामिल है, लेकिन क्योंकि चक्ति का कितना होता है? mr²/2, mr²/2। लेकिन चक्ति के केस में ये क्या बोल रहा है कि भाई यहां पर जो m है वो कितना मान लिया इसने? नगण्य मान लिया। m क्या है? नगण्य। m = 0। तो अपना जो जड़त्व आघूर्ण आएगा निकाय का, वो किसके कारण आएगा? सिर्फ जो 5 द्रव्यमान, इनके कारण। ये 5 में से हर एक द्रव्यमान कितनी दूरी पर है? ये देख लो, हर एक द्रव्यमान कितना? 0.1 मीटर है, तो 0.1 मीटर की दूरी पर है। तो अगर एक का निकाल के अगर 5 से गुणा कर दे तो अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे स्क्वायर, ठीक है। 5 इंटू एम कितना है? 2 है। आर कितना है? 0.1, 0.1 मीटर, यानी कि 1/10, ठीक है। तो 1/10 का स्क्वायर 1/100 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10, 10/100, यानी कि 0.1। इसमें आएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो आंसर कैसे सही हो जाएगा? ये बी, 0.1 केजी इंटू मीटर स्क्वायर। तो हमने कहा इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये सवाल नंबर 2 है। इसमें आपको क्या करना है? ये कह रहा है कि भाई समान धातु, इस सवाल को ध्यान से समझना। समान धातु से बनी एवं समान मोटाई की दो वलय की त्रिज्या है 0.2 मीटर एवं 0.6 मीटर है, इनके जड़त्व आघूर्णों का अनुपात होगा। ये कह रहा है समान धातु एवं समान मोटाई, इसने मोटाई की भी बात की है, और इसने क्या किया कि इनकी त्रिज्या अलग अलग है, तो इनके जड़त्व आघूर्ण का अनुपात क्या होगा? ये दो वलय है। अब देख लो, सिंपल सी बात मैं ये बता रहा हूं कि एक वलय भाई ये होगी, वलय यानी कि रिंग, एक वलय बड़ी वाली होगी, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी होगी? 0.6, की रेडियस कितनी होगी? 0.2। ये बोल रहा है कि इनके जड़त्व आघूर्ण का अनुपात निकालना है। तो देखो क्या होगा, अपने को पता है भाई I1, इसको मान लो I1, इसका जड़त्व आघूर्ण और इसका जड़त्व आघूर्ण I2 होगा। I1/I2 इक्वल टू कितना होगा? क्या होगा? M1 R1 का स्क्वायर, रिंग का यही होता है, और M2 R2 का स्क्वायर, ठीक है। M2 R2 का स्क्वायर। अब देखो यहां पर इसने अपने को R1 R2 तो पता है, लेकिन M1 M2 अपने को पता नहीं है कि भाई इनका द्रव्यमान कितना होगा। इसे जरूर दिया कि समान धातु है लेकिन समान मोटाई है, लेकिन समान धातु समान मोटाई होने से फर्क नहीं पड़ता, इनका जो एरिया है वो तो अलग अलग है ना। तो ये तो एक बड़ी है एक छोटी है, तो एक का द्रव्यमान ज्यादा होगा एक का कम होगा, तो कितना होगा? तो भाई अगर समान धातु से बनी है तो मैं मानता हूं कि भाई समान धातु होगी, तो उसका जो डेंसिटी होगी यानी कि घनत्व,
वो क्या होगा, घनत्व समान होगा। अगर धातु समान है तो घनत्व समान रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, m/v, ये होता है। ठीक है, तो देखो यहां से आप देखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, m को लिख सकते हो आप, m को क्या लिख सकते हो आप, और यहाँ एक थोड़ा भी नया नया सिस्टम है, लिखने में थोड़ा सा, देखिए m को क्या लिख सकते हैं अपन, m इज इक्वल टू d इंटू वी, डेंसिटी, d क्या है, डेंसिटी इंटू v। अब देखो d क्या है, डेंसिटी, तो चलो ये तो ये लिख दिया। अब v क्या होगा, आयतन। तो देखो आयतन क्या आएगा, आयतन आएगा एक्चुअली, आयतन होता है हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू मोटाई, ये होता है। जैसे रिंग है, रिंग के केस में क्या होगा, उसका क्षेत्रफल कितना है वो इंटू उसकी मोटाई कितनी है वो रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो क्षेत्रफल इंटू मोटाई, क्या होगा, क्षेत्रफल इंटू मोटाई। तो पहले आप निकाल लो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू मोटाई मानोगे कितना आएगा, टी, पाई आर स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, कितना हो गया, डी पाई आर स्क्वायर इंटू टी। तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू टी कैसे आया, तो देखो ये जो चक्ति होती है ना, ये चक्ति में ये चक्ति दी हुई है। ठीक है, ये वाला एरिया इंटू उसकी मोटाई को भी शामिल करना अपने को, सिर्फ क्षेत्रफल नहीं लेना है, आयतन लेना। तो आयतन हमेशा क्या होता है, किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल इंटू उसकी मोटाई। क्षेत्रफल क्या शो करता है, ऊपर वाली परत। ठीक है, अगर नीचे वाला को भी गुणा कर दो ये मोटाई को, तो वो क्या आ जाएगा, उसका आयतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयतन। तो इस प्रकार से अपन m द्रव्यमान क्या लिख सकते हैं कि भाई m का फॉर्मूला हो जाएगा d पाई आर स्क्वायर इंटू टी। अब देखो यहां पर लिखो इसको, I1 अपॉन I2, यहां लिखोगे तो m1 की जगह क्या लिखोगे, d इंटू पाई R1 का स्क्वायर इंटू टी इंटू ये पूरा का पूरा R1 का स्क्वायर है ही, नीचे क्या लिखोगे, d इंटू पाई R2 का स्क्वायर इंटू टी और R2 का। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसको कलर चेंज करते हैं, ये d से d कैंसिल हो जाएगी, d क्या है, घनत्व दोनों का समान है, पाई से पाई कैंसिल, t मोटाई दोनों के समान है, t से d कैंसिल, क्या रहा पीछे, R1 की घात 4 और R2 की घात 4। तो देखो R1 अपन R2 दिया हुआ कितना है, 0.2 बटा 0.6 यानी 1/3, यहां रखोगे 1/3 की घात 4 कितना जाएगा, 1/81, कितना आ जाएगा, 1/81, ये आएगा आंसर, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जो मतलब क्या होता है, आयतन होता है वो हमेशा क्षेत्रफल इंटू उसकी मतलब मोटाई, उससे गुणा कर दो तो आयतन आ जाता है। ठीक है, समझ गए। अब जैसे कि अपन क्या पढ़ते हैं, अपना एक वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, लेकिन एक वर्ग से बनता है घन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा स्क्वायर इंटू एक और भुजा, उससे गुणा करो तो भुजा क्यूब, तो सेम वही सीन है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट सवाल, ये कह रहे भाई एक पतली छड़ की लंबाई 1 मीटर है, एक पतली छड़ की लंबाई 1 मीटर एवं इसका द्रव्यमान 0.6 किलोग्राम है, छड़ के एक सिरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित
तथा छड़ की लंबाई के लंबवत अक्ष के परित इसका जड़त्व गुण किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर में होगा। अब देखो एक्चुअली में क्या कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई छड़ है, एक छड़ है, ठीक है, छड़ की लंबाई 1 मीटर है एवं द्रव्यमान कितना है 0.6 किलोग्राम। ये कह रहा है कि छड़ के एक सिरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर। अब इसने ये मेंशन नहीं कर रखा भाई ये एक सिरा है, ठीक है, ये छड़ का एक सिरा है। अब इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर अब ये इसने ये नहीं बता रखा सवाल में कि एक्चुअली 20 सेंटीमीटर इस साइड जाना है, इस साइड 20 सेंटीमीटर में है, या फिर इस ये 20 सेंटीमीटर इस साइड भी हो सकता है कि यहाँ पे एक अक्ष है, इस साइड भी हो सकता है। समझ गए? तो बात क्या है, अपन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसने ये पूछा है कि भाई 20 सेंटीमीटर इस साइड, समझ रहे हो, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है कि भाई उसका जो सिरा है उससे 20 सेंटीमीटर दूर पर स्थित कोई अक्ष है, तो अक्ष तो इस साइड वाली भी हो सकती है, इस साइड वाली भी, जरूरी नहीं कि वो इसके ऊपर ही स्थित हो, सड़क के ऊपर ही, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला पूछा गया है, ठीक है, ये वाला, बाकी आप दोनों समझ सकते हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि जिस हिसाब से ऑप्शन अपने दिए उस हिसाब से अपने ये अक्ष अपने को पढ़ना है। तो यहां पे एक अक्ष है कितनी दूरी पर, ये देखो, इसके सापेक्ष आपको निकालना है। तो अपने को पता है, इसके सापेक्ष अपने को पता होता है जो मध्य बिंदु के सापेक्ष ये क्या है, सेंटर ऑफ मास होगा, छड़ का सेंटर ऑफ मास होता है ये, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास होता है ना, तो इसको आई सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष कितना हो जाएगा, छड़ के मध्य बिंदु से, अपन ने पढ़ा हुआ है ml स्क्वायर बाय 12 ये होता है। अब अपने को निकालना है ये वाला, कौन सा, ये 20 सेंटीमीटर पर। तो देखो ये कितना गैप हो गया, 30 सेंटीमीटर बीच में, पूरा 1 मीटर है, 50 सेंटीमीटर पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास हो गया। इस छड़ के एक सिरे से 20 सेंटीमीटर, यानी कि इस सेंटर ऑफ मास से ये कितनी होगी अक्ष दूरी पर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने पास एक फॉर्मूला है, समांतर अक्षों की जो है पर में आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, समांतर अक्षों की पर में, ये चीजें अगर समझ में नहीं आए, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए क्योंकि मैंने ये चीजें लेक्चर में पूरी पूरी बता रखी है, मैंने लेक्चर में सब कुछ समझा रखा है। तो क्या होगा, आई आपको निकालना है, कौन कॉल कर रहा है अभी भाई साहब, चलिए दोस्तों अभी देखो, तुमने क्या करना है, समांतर अक्षों की अपन ने क्या पढ़ी है, पर में, तो समांतर अक्षों की जो पर में है के हिसाब से, समांतर अक्षों की पर में उसके हिसाब से आपको पता है क्या होगा, आई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, आई सेंटर ऑफ मास होगा और इंटू एम डी स्क्वायर, ये होता है आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। ये चीजें मैंने आपको लेक्चर में अच्छे से बताई, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के हिसाब से कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम डी स्क्वायर। देखो डी क्या होती है, यहाँ पे जिस अक्ष के सापेक्ष निकालना है उसकी सेंटर ऑफ मास से दूरी, ये होती है डी। यहां से देखो क्या आ जाए, एम 12 आ जाएगा, एल स्क्वायर बाय 12, एल तो कितना है 1 मीटर है, 1/12, डी कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर, 0.3 का स्क्वायर कितना हो गया 0.9, सॉरी 0.09, 0.3 का स्क्वायर बेटा, ये थोड़ा भी नया नया है, 0.3 का स्क्वायर, ये मैंने क्या है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लिखा 0.3 मीटर का स्क्वायर, फिर ये एम कितना अपने पास 0.6 किलोग्राम, 1/12 प्लस 0.09, तो ये आप सॉल्व करो। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तब जाके आपके आंसर आएगा लगभग बी वाला 0.104, 0.104
4। समझ गए? क्या लग रहा है इसमें? समांतर अक्षों की परमें। इसमें क्या यूज हो रहा है? समांतर अक्षों की परमें। क्योंकि अपने को सेंटर ऑफ मास के खिलाफ तो सापेक्ष अपने को पता है, फॉर्मूला पता है अपने को, अभी 12 निकालना कहाँ पे है? सेंटर ऑफ मास से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी एक सिरे से 20 यानी कि सेंटर ऑफ मास कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका रिगार्डिंग जैसे कि मतलब कुछ डाउट्स हो या चीजें कुछ आपके सुझाव मतलब जरूरी है, क्योंकि बात ऐसी है कि मैं इस पे यानी कि जो लैपटॉप पे ये जो पेन टेप की सहायता से पहली बार पढ़ा रहा हूँ। आज तक मैंने कभी नहीं पढ़ा है, हालांकि मैंने बताया ना, मैंने बोर्ड पे पढ़ा रखा है, बोर्ड पे भी ऑफलाइन में क्लासेस ले रखी है, मैंने 3 से 4 बैच निकाल रखे हैं, लेकिन ये मतलब मैंने नहीं किया हुआ ऐसे। तो कुछ हो सकता है कुछ दिक्कत हो, मतलब कुछ सुझाव हो आपके तो आमंत्रित है, मैं उन पे काम करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरा पढ़ाना ही जरूरी नहीं है, आपको कैसे समझ में आ रहा है और क्या चीजें करना है वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। लेक्चर के मामले में तो मुझे पता है कि क्या चीजें कहाँ से कैसे समझाना है, उसमें शायद इतना नहीं, फिर भी उसमें भी सुझाव आपके आमंत्रित है, लेकिन उसमें लगभग मुझे थोड़ा सा आइडिया है बहुत। इसमें ठीक है, पेंटिंग ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ मैं लैपटॉप पर, तो कुछ आपको पता नहीं दिखने में कैसा दिख रहा होगा वगैरह वगैरह, वो चीज़ें मैं अभी आने मालूम पड़ेगा, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन है, एक व्यास के अनुदिश वलय का जड़त्व आगुण। क्या है व्यास के अनुदिश वलय का जड़त्व आगुण? तो ये क्या वलय है? तो आपको पता है, इसके सापेक्ष तो आपको पता है, मतलब इसके तल के लंबवत और केंद्र से जाने वाली अक्ष के सापेक्ष तो आपको पता है। ये कितना होता है? अगर इसको आप जेड जेड मान लो तो ये कितना होगा? आपको आपको इसके सापेक्ष तो पता है कितना होगा? इस अक्ष को अगर आप आई जेड मान लो, इसके सापेक्ष कितना होता है? हमारे स्क्वायर के सापेक्ष, हमारे स्क्वायर आपको निकालना है वलय के व्यास के सापेक्ष, वलय के व्यास के सापेक्ष। तो व्यास कौन सा होगा भाई? एक तो व्यास ये हो गया, ये भी एक व्यास हो सकता है। इस अक्ष को मैं मान लो अगर आई वाई है तो आई एक्स, ठीक है? तो अपने को पता है लंबवत अक्षों की परमें पड़ी है, लंबवत अक्षों की परमें, लंबवत अक्षों की परमें। उस लंबवत अक्षों की जो परमें है उसके हिसाब से क्या होता है? उसके अकॉर्डिंग होता है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे जो भाई दोनों अक्ष जैसे कि आई एक्स ले लो या आई वाई ले लो, सममित है। जिस प्रकार से द्रव्यमान आई वाई के सापेक्ष बटा हुआ है उसी प्रकार से आई एक्स के सापेक्ष बटा हुआ है, और ये चीज मैंने पहले ही आपको लेक्चर में बता रखी है, ठीक है? तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? अगर मैं इसको इक्वल टू आई मानूं तो 2 आई लिख सकते हैं इसको, बराबर आई जेड। और आई जेड कौन सा है? ये वाली अक्ष, इस वाली अक्ष के साथ तो अपने को पता है लंबवत अक्ष, हमारे स्क्वायर, हमारे स्क्वायर इक्वल टू 2 आई, आई बराबर कितना हो जाएगा? हमारे स्क्वायर बाय 2, ठीक है? आई बराबर हमारे स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ये किसके हो जाएगा? व्यास के सापेक्ष। इसके सापेक्ष भी वही रहेगा सेम, इस अक्ष के सापेक्ष भी क्या रहेगा? ये सेम रहेगा, ठीक है? दोस्तों देखो, एक इसमें थोड़ी, वैसे तो ये सब कुछ अच्छा है अगर इस पे पढ़ाना, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, मैं चीजों को ऐसे एक्सप्रेस नहीं दे पा रहा हूँ सीधे से। बोर्ड पे क्या रहता है, मतलब ऐसे अच्छे से मैं चीजों को अपन कवर कर सकते हैं कुछ भी, यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब क्या कर सकते, इतने सारे क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिख के फिर एक एक रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये तरीका ढूंढा ताकि मैं मैक्सिमम सवाल कर पाए। समझ के बाकी इनके जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में समझा रखे हैं, तो आपको कुछ डाउट हो तो मेरे लेक्चर को आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है? मेरी कोशिश है कि आपके फिजिक्स में कहीं भी कुछ डाउट नहीं रहे और पूरे पूरे मार्क्स आए, और फिजिक्स में ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है? और फिजिक्स में रहते थे रटने का काम नहीं, एक बार समझ गए ना तो चीजें क्लियर है, तो इसलिए फिजिक्स पूरा मैथ्स हुआ सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, एक बार जिसको आ गया उसको आ गया बहुत। अब एक 10 केजी द्रव्यमान एवं 0.5 मीटर त्रिज्या वाले गोले का एक स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़ता होने का, देखो इसमें
क्या बोला, गोला बोला है। तो गोला दो हो सकते हैं, तो एक तो क्या हो सकता है, खोखला हो सकता है। क्या हो सकता है, खोखला। एक होता है ठोस। तो अपने को क्या मानना है, अगर गोला है तो क्या मानना है, ठोस ही मानना है सवाल में। जब तक वो मेंशन नहीं करेगी खोखला बोला है, तब तक अपन क्या मानेंगे, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मानेंगे ठोस। बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, ठोस। तो ठोस गोला है, तो ठोस गोला ये होता है, तो उसके जो केंद्र से गुजरने वाला, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष यानी कि इसका व्यास, इसके सापेक्ष जो आघूर्ण है, जो जड़त्व आघूर्ण है, वो कितना होता है, वो होता है, अगर इसके सापेक्ष देखो, इसको अगर आई सेंटर ऑफ मास मान सकते हो, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास जा रहा है, आई सेंटर ऑफ मास इसका होता है 2/5 mr स्क्वायर। आर क्या होती है इसकी त्रिज्या। तो आपको निकालना क्या है, स्पर्श रेखा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, स्पर्श रेखा के सापेक्ष। ठीक है, एक गोले की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, स्पर्श रेखा कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। ठीक है, ये कितनी दूरी पर होगी, 8 दूरी पर, यानी कि अपनी जो जिस अक्ष के सापेक्ष निकालना है उसके सेंटर ऑफ मास दूरी कितनी, r, तो d बराबर कितना हो जाएगा, r। तो अब देखो, आई स्पर्श रेखा, मेरी लैंग्वेज में थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, लेकिन थोड़े दिनों में इंप्रूव हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पहली बार है, इंसान जब प्रैक्टिस करता है तो ही सीख पाता है। आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया बस। आई सेंटर ऑफ मास कितना है, 2/5 एम आर स्क्वायर, और एम, अब डी की जगह कितना है, आर, ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7/5 एम आर स्क्वायर। ये मैंने चीज करवाई, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करवाई, ये मैंने जब चैप्टर पढ़ा उसमें सारे करवाए, जो जो सारे न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ आपको, एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो मतलब आपके उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, तो जो मैंने पढ़ाया है, शॉर्ट में पढ़ाया है, कम पढ़ाया है, और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई। ठीक है, जो सिलेबस में है उसके पढ़े। 7/5, एम कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ 10 kg, और ये कितना 0.5 मीटर, 0.5 यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2 मीटर भी लिख सकते हो, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, कितना हो जाएगा, 1/4। अब देखो, यहाँ से आप आंसर करो, 5 दूनी 10, 2 से ये काटा 2 बार, 7/2 3.5, 7/2 यानी कि 3.5, तो 3.5 आ जाएगा आंसर, ये देखो सी ऑप्शन, 3.5 kg इंटू। अब देखो, एक अर्धवृत्तीय वलय का उसके केंद्र से होकर जाने वाली तथा उसके तल के लंबवत अक्ष के विपरीत जड़ता होगा, ये क्या है, अर्धवृत्तीय वलय है, ये मान लिया, ठीक है, अर्धवृत्तीय वलय। ठीक है, एक होती है पूरी वलय, पूरी वलय, उसकी त्रिज्या r है, तो उसका जड़ता कोण कितना होता है, mr स्क्वायर, तो जड़ता कोण mr स्क्वायर। लेकिन मैंने कहा था ना, भले अर्धवर्त हो या फिर इतना सा पार्ट ले लो, अगर उसका जो द्रव्यमान सेम है, द्रव्यमान सेम, क्योंकि देखो इस केस में भी क्या हो रहा है, सारा द्रव्यमान अगर वो फैला हुआ है, यहाँ पे द्रव्यमान इकट्ठा है, यहाँ पे द्रव्यमान इकट्ठा है, यहाँ पे फैला हुआ है। तो अगर मान लिया ये द्रव्यमान m है, ये आधे में भी द्रव्यमान m है और पूरे में भी m है, ठीक है, आधे में भी द्रव्यमान m है और पूरे में भी m है, तो क्या होगा भाई, ये पूरा का पूरा m कितनी दूरी पर है, 8 दूरी पर, तो mr स्क्वायर, यहाँ पर भी पूरा का पूरा m कितनी दूरी पर है, 8 दूरी पर, तो mr स्क्वायर। तो ये भले अर्ध वलय हो या फिर वलय का छोटा छोटा पार्ट हो, मतलब ऐसा कुछ पार्ट हुआ, तो भी उसका क्या होगा, तो इसका द्रव्यमान m है, तो mr स्क्वायर ही होगा, समझ गए। लेकिन कोई अगर ये बोल दे कि कोई वलय है, तो दो पार्ट में तोड़ दिया, ध्यान से सुनना, दो पार्ट में तोड़ दिया, तब फिर क्या हो जाएगा, का द्रव्यमान एक साइड वाला m/2 हो जाएगा, इस केस में m/2 r स्क्वायर, और ये वाला सिरे का m/2 r स्क्वायर। लेकिन आपने कोई सेपरेटली अलग से अर्थ वाला लिए जिसका द्रव्यमान m है, तो कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या सही होगा आपका? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान परिमाण m एवं समान लंबाई l की चार पतली छड़ें चित्रानुसार एक वर्ग बनाती है। इस निकाय का केंद्र O से गुजरने वाली तल के लंबवत अक्ष के परिधि जड़त्व आघूर्ण निकालना है। ये कह रहा है समान परिमाण है, ये चार छड़ें, एक छड़, दूसरी, तीसरी और चौथी ऐसे बनी हुई है। आपको क्या करना है, इस पूरे निकाय का O के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो अपन क्या करेंगे भाई, एक छड़ का निकाल लेंगे, फिर एक छड़ का निकाल के चार से गुणा कर देंगे क्योंकि सममित है भाई। ये देखो इस छड़ की इसके जितनी दूरी, सेम दूरी पर सेम लंबाई, ठीक है, सेम परिमाण, तो एक का निकाल के क्या करेंगे अपन, चार से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जब एक का निकालना है, एक छड़ है ये लंबाई कितनी है एल, आपको ये ओ ओ के सापेक्ष निकालना है। ओ कितनी दूरी पर हुआ, मैंने माना डी दूरी पर, ठीक है। तो अपने को सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष पता है, ये सेंटर ऑफ मास होता है, ये क्या होता है, ये सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष आपको पता है, तो आप इस अक्ष के सापेक्ष निकाल सकते हो। तो अपने को पता है समांतर अक्षों की परमें, अगर इसको समझ में नहीं आ रहा तो वो एक बार लेक्चर में समांतर अक्षों की परमें जरूर देख लो जो मैंने पढ़ाया वो, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें डिस्कस नहीं की जा सकती क्योंकि मुझे सभी को साथ में लेके चलना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक एवरेज रहेगा, थोड़ा थोड़ा चीज समझ सकता हूँ लेकिन पूरा वो मैं लेके नहीं आ सकता। तो क्या होता है, अपने को जिस अक्ष के सापेक्ष निकालना है तो अपने को निकालना आई ओ के सापेक्ष, तो अपने को आई सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष प्लस उसका द्रव्यमान इनटू सेंटर ऑफ मास से दूरी डी का स्क्वायर। तो आई सेंटर ऑफ मास सापेक्ष आपको पता है ml स्क्वायर बाय 12, ये ml स्क्वायर बाय 12 वाला सवाल 2016 में आया भी था, 2016-18 में पता नहीं लेकिन आया हुआ है, प्लस m डी की जगह कितना हो जाएगा दूरी, तो देखो दूरी ही आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये दूरी कितनी होगी भाई, ये दूरी यहां से दिख रहा है कितनी होगी, l/2, l/2 का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर बाय 4, कितना हो जाएगा l स्क्वायर बाय 4, ml स्क्वायर बाहर ले लिया और यहां से इसको सॉल्व करोगे 12 1 प्लस 4 3 12, 4 12 यानी 1/3, कुल में कितना जाएगा ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3, एक के लिए कितना है ml स्क्वायर बाय 3, तो 4 के लिए 4 इंटू ml स्क्वायर बाय 3, कितना हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है लॉय, क्या कहना चाह रहा है कि लॉय एवं एल्यूमिनियम का उपयोग करके एक वर्तीय छड़ शक्ति इस प्रकार बनाई जाती है कि इसका जड़त्व आघूर्ण इसकी ज्यामितीय अक्ष के परिधि अधिकतम हो। ज्यामितीय अक्ष कौन सी होती है, उसके जो मध्य बिंदु से गुजरती है ना, ये जैसे वर्तीय शक्ति की बात कर रहा है तो ज्यामितीय अक्ष होती है हमेशा ये मध्य बिंदु से गुजरने वाली अक्ष को बोलते हैं ज्यामितीय अक्ष। ये अब ये बोल रहा है कि लॉय की छड़ और एल्यूमिनियम छड़ से मिलकर बना है, शक्ति है ना, कैसे बनी है, शक्ति है ना, जैसे कि एक छड़ को ऐसे रख दिया फिर उसके ऊपर ऐसे 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 करके इसको क्या बना दिया, चक्की बना दिया। तो ये कह रहा है कि भाई लॉय की छड़ और एल्यूमिनियम की छड़ को किस प्रकार से रखे, क्योंकि लॉय की छड़ भारी होती है, एल्यूमिनियम क्या होता है हल्का होता है। तो भाई अपना क्या होता है फॉर्मूला mr स्क्वायर होता है, m ज्यादा होगा तो भी क्या होगा, जड़ता गुण ज्यादा होगा, r ज्यादा होगा तो भी जड़ता गुण ज्यादा होगा। तो हमें क्या चाहिए, जड़ता गुण ज्यादा होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए कि द्रव्यमान तो अधिकतम होना चाहिए और वो अधिकतम द्रव्यमान अधिकतम दूरी पर स्थित होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, लॉय एवं एल्यूमिनियम की परतें एकांतर क्रम में, कि भाई एक बार लॉय डाल दो एक बार एल्यूमिनियम, एक बार लॉय एक बार एल्यूमिनियम, तो उससे कुछ खास खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ये कह रहा है, सी कह रहा है अंत भाग लॉय का, यानी कि अंदर वाला भाग लॉय का, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि अंदर वाला भाग लॉय का होगा तो चलो द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा लेकिन उस लॉय के भाग का जो दूरी है आर वो कम होगी, तो क्या होगा जड़त्व आघूर्ण कम आएगा, तो ये भी वैलिड नहीं है। तो ए डी ऑप्शन जो ए और सी को बता रहा है वो भी वैलिड नहीं होगा। तो क्या होगा ऑप्शन, अंदर वाला भाग तो किसका रखोगे, हल्का एल्यूमिनियम का, और बाहर वाला लोहे का, क्योंकि लोहे का द्रव्यमान भी ज्यादा होता है और बाहर की ओर रखोगे तो आर भी ज्यादा होगा, इस कारण जड़त्व आघूर्ण ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी एक समान वर्तीय शक्ति का इसके व्यास के विपरीत जड़ता आघूर्ण आई है, ये बोल रहा है वर्तीय शक्ति, किसी एक समान वर्तीय शक्ति का इसके व्यास के विपरीत जड़त्व आघूर्ण आई है, इसके तल के लंबवत एवं इसकी परिधि के एक बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के परिधि से जड़त्व आघूर्ण होगा। देखो, ये कोई शक्ति है,
ये क्या है, शक्ति है। इसके व्यास के विपरीत जड़त्व गुण आई है, यानी कि व्यास क्या होते हैं, ये होते हैं। व्यास क्या होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। ये कोई भी एक मान सकते हो आप। तो हाँ, तो मैंने आपको पहले से लेक्चर में बता रखा है कि शक्ति का जो व्यास के विपरीत जड़ता गुण होता है वो क्या होता है, वो होता है, कितना होता है, आई बराबर कितना होता है, वलय का जो व्यास के विपरीत जड़ता गुण होता है mr²/2 और शक्ति का होता है mr²/4। अब अभी बोल रहा है ये कितना है, आई है। किसी एक समान वर्तीय शक्ति का इसके व्यास के विपरीत जड़ता गुण कितना, आई है। आई इक्वल टू mr²/4। इसके तल के लंबवत एवं इसकी वृद्धि के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली अक्ष के विपरीत इसका जड़त्व आगुण होगा। ये कह रहा है कि भाई इसके तल के तो लंबवत और इसकी परिधि के एक बिंदु से गुजरना, यानी कि यहां से गुजरे इसके तल के लंबवत और इसके सापेक्ष निकालना है। तो अपने को पता है एक अक्ष इसके जो मध्य बिंदु से गुजरती है, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष जो मध्य बिंदु से गुजरती है, मतलब यहां से इसके सापेक्ष अपने को पता होता है कितना होता है, वो होता है mr²/2। समझ गए। अगर मैं एक अक्ष ये मान लू आई जेड, जेड क्या आपको दिखने रही है, शक्ति है ये वाला, तो ये कितना होता है mr²/2। अब इसके समांतर में तल के लंब में इसकी परिधि के एक बिंदु से ऊपर गुजरने वाली अक्ष के विरुद्ध इसका जड़ता गुण। अब ये पूछ रहा है इसके सापेक्ष निकालना है, मतलब एक तो मध्य बिंदु से जा रही है अक्ष, उसके सापेक्ष पता है, ये पूछ रहा है इसके सापेक्ष, ठीक है। और इसने दे क्या रखा है, दे रखा है व्यास के सापेक्ष वाला, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी क्या लगेगी, ये दूरी कितनी है, आर है भाई, शक्ति है तो इसकी त्रिज्या आर होगी। तो इसमें क्या होगा, इसको अगर मैं अक्ष नाम दे दूं ए, आई ए कितना हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर। देखो आई सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष कितना है, mr²/2, सेंटर ऑफ मास यानी कि ये वाला के सापेक्ष प्लस mr²। अब देखो ये कितना हो रहा है, अगर जोड़ोगे इसको तो कितना आ रहा है, mr²/2 प्लस mr² तो कितना 3/2 mr²। लेकिन यहां से देखोगे mr² का मान कितना है, 4i, mr² कितना है 4i, 4i पुट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 3 into 2i कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 है। इनको देखो, ये सवाल हो सकता है मैं पहली बार करवा रहा हूँ, इससे आपको समझ में नहीं आए डायरेक्टली, लेकिन ऐसे मतलब देखते ही यार सर ने बताया समझ में नहीं आया, ये मतलब उसको मतलब ऐसे रोकने का नहीं या फिर मतलब परेशान होने का नहीं, आप उसको बताया उस पर सर्च करने की कोशिश करो, जो लेक्चर में पढ़ाया वो देखो चीजें, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। इसने क्या किया, ये शक्ति है, ये दिया क्या है, एक शक्ति का व्यास के सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण दे दिया आई, ठीक है। अब आपको निकालना है कि शक्ति के एक बिंदु है, यहां से जो अब जाके उसके सापेक्ष निकालना है, तो वो निकालोगे कैसे, ये अपने को ये सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष पता है, तो वही आई है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस mr², समांतर अक्षों की निकाल के पर में लगा देंगे, जबकि अपने को लास्ट में क्या रहा 3/2 mr² आता था, लेकिन यहां से अगर देखोगे तो 3/2 mr² का मान कितना हो रहा है, ये है, तो यहां से मैंने 4i पुट कर दिया, बात सीधी सी है। चलो नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, जड़त्व आघूर्ण जो कण है उनके वितरण पर निर्भर करता है, कण अगर पास में होगा तो कम होगा जड़त्व आघूर्ण, ज्यादा होगा ज्यादा दूरी पर होगा तो जड़त्व आघूर्ण क्या ज्यादा होगा, मास पर निर्भर करता है, साफ बात है, फॉर्मूला क्या mr², तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, घूर्णन अक्ष की त्रिज्या उस पर भी निर्भर करता है कि भाई उस अक्ष से कितनी दूरी है, समझ गए, घूर्णन अक्ष यानी कि उपरोक्त सभी, जड़त्व आघूर्ण उपरोक्त सभी पर निर्भर, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में अपने क्या है, 6 ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान वितरण पर करता है, घूर्णन अक्ष पर करता है, ठीक है। फॉर्मूला देख लो mr²,
द्रव्यमान है इसमें, और द्रव्यमान वितरण यानी कि ये दूरी आर या फिर अक्ष मान लो कोई भी, घूर्णन अक्ष से दूरी बात भी वही है, और द्रव्यमान वितरण किस प्रकार से है द्रव्यमान, ठीक है। तो मैंने बता रखा आपको, जब किस पे डिपेंड नहीं करेगा, वस्तु के कोणीय वेग पर डिपेंड नहीं करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट में एक सवाल पूछ लिया गया था 2016-18 में, किसमें था वो श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट में सवाल पूछा था, आपको कोणीय वेग दिया था, जबकि उस कोणीय वेग का कुछ मतलब ही नहीं था, क्योंकि जड़ तो आपको कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, किसी पतली छड़ जिसका द्रव्यमान m है, तो लंबाई l है, इस छड़ का किसी एक सिरे से लंबाई के लंबवत अक्ष के विपरीत जड़ता गुण होगा, ml स्क्वायर बाय 3 से डायरेक्ट फार्मूला है। मैंने बताया था ये छड़ के बारे में, भाई इस अक्ष के साथ कितना होता है ml स्क्वायर बाय 3, इस सेंटर मास से जाने वाली अक्ष ml स्क्वायर बाय 12, तो सीधा फार्मूला पूछा है ml स्क्वायर बाय 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 किग्रा द्रव्यमान के पहिए का इसकी अक्ष के विपरीत जड़ता गुण 160 किग्रा इसकी घूर्णन त्रिज्या होगी। अब क्या है, 10 किग्रा द्रव्यमान के क्या है पहिया है, कि अक्ष के परिध जड़ता गुण कितना है 160 किग्रा मीटर स्क्वायर, इसकी घूर्णन त्रिज्या होगी। तो देखो क्या करना है आपको इसमें, एम आर स्क्वायर, और एम आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई 160 दिया हुआ है, आर निकालना है, आर 160 बटा 10, ये कैंसिल, आर बराबर कितना हो जाएगा 4, आ जाएगा 4, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घूर्णन त्रिज्या मतलब यही, भाई पहिया है उसकी अक्ष है, ये आर दूरी, यही क्या होगी घूर्णन त्रिज्या होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन में करवा रहा हूँ ना, इनको एक एक पॉइंट पर देखो चीजें, ठीक है। अगर मैं एक ही क्वेश्चन को इतना ज्यादा सिखाने बैठूंगा ना, तो फिर काम नहीं बनेगा। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाए, ताकि जिसको जो कॉन्सेप्ट नहीं आता वहां पे वो उसको रोक के उस पर सर्च करे, उसके संबंधित मटेरियल जो पढ़ाया वो देखे चीजें, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक ही सवाल को बहुत लंबे लंबे समय तक समझाऊंगा, तो ये अभी अब जैसे कि अपन आज 14 से 15 सवाल कर रहे हैं, फिर तो फिर टाइम पता नहीं कितने होगा। अब कह रहा है घूर्णन गति में द्रव्यमान की तुल्य राशि है, घूर्णन गति में, घूर्णन गति में जो काम द्रव्यमान करता है, देखो एक होता है रेखीय गति, मैं बताया और सब कुछ चीज समझाई हुई है, एक होती है रेखीय, एक होती है घूर्णन, एक होती है रेखीय, एक होती है घूर्णन। तो रेखीय में क्या होता है, जो काम द्रव्यमान करता है, घूर्णन में क्या करता है वो आई जड़त्व आघूर्ण करता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है क्वांट, यानी विस्थापन x होता है, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर वेग v होता है, यहाँ पर ओमेगा कोणीय वेग, यहाँ पर त्वरण a होता है, यहाँ पर त्वरण अल्फा होता है, यहाँ पर संवेग p होता है, यहाँ पर संवेग l होता है, ठीक है। ये चीजें होती है। तो द्रव्यमान की तुल्य राशि कौन सी, जड़त्व आघूर्ण, कौन सा होगा जड़त्व आघूर्ण, ये ऑप्शन सही है। लास्ट वाला इसका 31.4 न्यूटन इंटू मीटर का एक नियत बल आघूर्ण एक किलकित पहिए पर आरोपित किया जाए, यदि पहिए का कोणीय त्वरण, तो पहिए का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो आपको पता है टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, आई क्या है यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा टाउ, तो अल्फा टाउ क्या है बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण कितना दिया हुआ है 31.4, और अल्फा, अल्फा कितना दिया हुआ है 4 पाई। अब देखो ये क्या कैसे दिए, टाउ इज इक्वल आई अल्फा कहाँ से आया, तो बेटा देखो ये तो क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्मूले जाके देखने पड़ेंगे, मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा है चीजें, अब तो सिर्फ ये पढ़ेंगे कि उनको सॉल्व कैसे करना, ठीक है, उनको अप्रोच कैसे। अब मैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी यहाँ बताने बैठूंगा, तो फिर ये बात सही नहीं होगी, ये भी सभी के साथ अन्याय हो जाएगा, ठीक है। सभी के साथ न्याय करना जरूरी है ना। टाउ इक्वल आई अल्फा, ये फॉर्मूला होता है, टाउ क्या होता है बल आघूर्ण, आई जड़त्व आघूर्ण, अल्फा कोणीय त्वरण। तो 31.4 में 4 पाई का भाग दे दो, ठीक है, 31.4 4 पाई कितना होता है 3.14। अब देखो सवाल को कैसे सॉल्व करना है, ये देखो ऐसे लिखने में आपको लग रहा होगा कि ये कैलकुलेशन बहुत टफ है, ठीक है भाई पाई आ गया, लेकिन बहुत इजी है। देखो 31.4 3.14, तो अब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ से 31.4 है तो उसको आप क्या लिख सकते हो 314 बटा 10, और इसको 314 बटा 100, 314 कैंसिल, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 का जाएगा ऊपर जाएगा 10 बटा 4, यानी कि 2 बटा
आ जाएगा 2/5 kg इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मैं चाहूंगा कि आपके अधिक से अधिक सजेशन आए, ठीक है। आप लोग बताओ कि क्या चीज की जा सकती है इंप्रूवमेंट के लिए, और मैं उसमें इंप्रूव करने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। तो अब से अपने क्लास रेगुलर होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, और डेली के सवाल किए जाएंगे। तो आप बस तैयार रहना, और मैंने अभी अपन पूरा पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण संबंधी सवाल, फिर उसके बाद क्वांटम संरचना से संबंधित सवाल, उसी प्रकार अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको सुझाव आमंत्रित है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।